हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम डिवीजन ऑफ वर्क कवर कर चुके हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर चुके हैं, डिसिप्लिन देख चुके हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट भी देख लिया है हमने, रेम्यूनरेशन देख लिया है, सेंट्रलाइजेशन देख लिया है, स्केलर चेन देख लिया है और ऑर्डर देख लिया है। हम अपने इतने प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं। अब हमारे जो प्रिंसिपल्स आगे बचे हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक, तो अब जैसे कि हम आते हैं अपने 11th प्रिंसिपल पे, जो कि है इक्विटी। अब ये इक्विटी क्या है? इक्विटी मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये बहुत बार डिस्कस किया है। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मतलब सेम, आपको सबके साथ न्याय करना है ना। जैसे सपोज करिए कि आपके एम्प्लॉयज हैं, अब वो एम्प्लॉयज हैं और सेम काम कर रहे हैं या सेम उनकी एक डेजिग्नेशन है या सेम एजुकेशन है, तो हम उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ना करें उनमें और उन्हें फेयर वेजेस दें। मतलब जितनी पैसा हम उसको दे रहे हैं उतना ही हम सैलरी उन्हें दें। तो ये क्या है? हमारा इक्वालिटी का प्रिंसिपल हो गया। मतलब हम एम्प्लॉयज में भेदभाव ना करें बिल्कुल भी, किसी को हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं और किसी को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसे कम पैसा दे रहे हैं, वो गलत है। तो इससे क्या होगा, इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे कंपनी से और मोटिवेटेड भी रहेंगे। ठीक है, बूस्टअप रहेंगे हमेशा। आप जो भी काम देंगे वो अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि जब किसी भी पर्सन को, वो क्यों आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? पैसा कमाने के लिए आया है और आप उसे फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। मतलब कोई आप उसको गलत नहीं, कम नहीं दे रहे हैं या आप उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं, आप उसको इंसेंटिव भी ऑफर कर रहे हैं या मोटिवेट भी कर रहे हैं, तो वो आपकी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो क्या रहेगा? फेयर रहेगा। ठीक है, और हमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव और नेशनैलिटी। हमें ये सब देखते हुए बिल्कुल भी उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी का रिलीजन क्या है, ये किसी की लैंग्वेज क्या है, कौन किसकी क्या कास्ट है, हम उसमें भेदभाव करें नहीं। हमें ये चीजें अपने बिजनेस में नहीं लानी चाहिए। क्लियर? तो ये क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब मैं इसकी केस स्टडी आपको बताती हूँ, आप सुनिए। जैसे टीना और अंशु दो एम्प्लॉयज थे जो कि दोनों ने अपना एमबीए साथ कंप्लीट करा और उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू करा। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, बट उन दोनों में से अंशु की जो हैबिट थी वो बैक बिचिंग वाली थी। मतलब अपने कुलीग्स के लिए या कुछ भी अपने बॉस को जा जाकर वो बैक बिचिंग सी करता था, उनकी बुराइयां करता था। किस लिए करता था? ताकि उसका जो बॉस है वो इम्प्रेस हो जाए। ठीक, अब ये चीज जो थी सारे एम्प्लॉयज को मालूम थी उसकी। ठीक है, तो अब उनको खराबी लगती होगी, बट अब वो क्या कहें? तो जब टाइम आया कि उन परफॉर्मेंस अप्रेजल का, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस की दी जाती है, रिपोर्टिंग करी जाती है मतलब। तो उसमें जब आया तो उसमें टीना की जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर थी अंशु से वैसे, लेकिन बॉस ने क्या करा? प्रमोट कर दिया अंशु को। क्यों? ये कह दिया कि भाई टीना तो एक फीमेल है और वो शी कैन नॉट हैंडल सच कॉम्प्लिकेशन केसेस, मतलब इस तरह से कहकर। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल वॉइड हुआ? आप देखें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी जो है वो वॉइड हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो बॉस था, उन्होंने टीना की जगह अंशु को प्रमोट करा। ठीक है, खाली यहाँ पैसे की बात नहीं है कि सैलरी में उसे उतनी सैलरी मिल रही थी, सैलरी दोनों को भी एक मिल रही थी, बट प्रमोशन में तो कोई चीज होती है ना कि हमें पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारी क्या एक वैल्यू है कंपनी में, वो चीज बहुत मायने रखती है। ठीक, तो ये क्या था हमारा इक्विटी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हमारा 12th जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। देखो, ये वाला जो आपका पॉइंट है, मतलब ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइवा में मतलब आ ही सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मैनेजर्स को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए? जब आप रिक्रूट करते हैं, जब आप अपने यहाँ पे अपॉइंट करते हैं किसी को, तो मैनेजर्स को पूरा सही प्रोसीजर से ही अपॉइंट करना चाहिए। मतलब जो भी कुछ प्रोसीजर रहता है इंटरव्यू का, उसके हिसाब से एम्प्लॉयज को रखना चाहिए अपने यहाँ पे। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज ये कि उन्हें बार बार निकालना नहीं चाहिए कि थोड़ी सी भी गलती हुई और आपने सोचा अरे इनको निकाल के इनको फायर करो और दूसरे को रखो। ये चीज अच्छी नहीं है, बिकॉज ये जो चीज है ये नेगेटिव इम्पैक्ट देती है हमारी इसमें। मतलब आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दो, सब कुछ उन्हें समझाओ, सही करवाओ,
उसके बाद आप उनको एक एटलीस्ट एक टाइम पीरियड तो दो ना, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके, क्योंकि अगर कोई नया एम्प्लॉय होगा तो वो तो इतनी जल्दी अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयज को बार बार जल्दी जल्दी निकालते रहोगे तो क्या इम्पैक्ट जाएगा इससे, कोई भी एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल ही नहीं होगा, क्योंकि उसे लगेगा पता नहीं भैया कब निकाल देंगे, तो इसलिए वो आपको क्यों, आपके लिए क्यों लॉयल होगा, ठीक है। इसके लिए नेगेटिविटी भी जाएगी। अब एक होता है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि किस रेशो में एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ रहे हैं कंपनी को, है ना। अब जैसे अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं और जॉब वो देखते हैं, तो वहाँ पे हमें उस कंपनी का लेबर टर्नओवर भी वॉच करना होता है कि भाई क्या है, कि अगर छोड़ के जा रहे हैं इतने लोग तो क्या चक्कर है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो 15% है कहीं पे लेबर टर्नओवर, इट मीन्स कि 100 में से 15 एम्प्लॉयज उसके छोड़कर जा रहे हैं, तो इतना हाई होना 15%, 20% लेबर टर्नओवर होना गलत है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, सही। और दूसरी चीज ये है कि भाई अगर आप इतनी जल्दी जल्दी लोगों को निकालोगे तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज टिक ही नहीं पाएंगे ना, आपकी काम की वेस्टेज ही होगी एक तरह से। और दूसरा, एम्प्लॉयज के अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगा, डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज मतलब कंपनी में एम्प्लॉयज रखे जाते हैं और उनको ऐसा नहीं है कि निकाल देंगे, तो मतलब उनको लगता है उनकी जॉब परमानेंट है, तो वो भी कभी ऐसा नहीं करते हैं कि उनको अपने बॉस की कोई बात बुरी लगी तो वो स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे और काम छोड़ देंगे। नहीं, वो क्या करेंगे, काम अपना करेंगे, बट अपने हैंड में एक ब्लैक पट्टी, एक ब्लैक बैंड बांध लेंगे, ताकि वो अपना जो मतलब एक तरह से गुस्सा है वो शो कर रहे हैं उस बैंड के जरिए, लेकिन उस गुस्से को वो अपने काम में नहीं लाने दे रहे हैं कि हमने तो तुम्हारी फैक्ट्री में ताला ही डलवा देना है और बैठ गए हम, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो ये क्या है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक। जैसे कि इसमें लिखा भी है, मैनेजर्स शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर, कि भाई ज़्यादा नहीं हो, कम से कम होना चाहिए। 1-2% तो कोई बात नहीं है, कुछ लोग रिटायर भी होते हैं, वो एक अलग मैटर है, चलो कोई नहीं, क्योंकि 1-2% में तो आप किसी को उम्र भर के लिए तो नहीं दे सकते हैं ना जॉब, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्लानिंग शुड बी अ प्रायोरिटी, और ये प्लानिंग तो अच्छी तरह से करनी चाहिए इस चीज़ की, ठीक। अब हम आते हैं इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब होता है कि भाई आपका जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब कौन आगे बढ़कर काम करता है। एक होता है ना कि भाई एकदम आपने किसी को कहा और वो फटाफट से आपने उन लोगों को एक इस तरह से मोटिवेट कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, या उनकी आप सलाह लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयज जैसे खड़े हैं तो ये आगे बढ़ के काम कर रहा है, इट मीन्स कि इनिशिएटिव ले रहा है वो अपने काम में, ठीक। तो उसके लिए क्या आपको ज़रूरी है कि आप उनके सजेशंस लें, मतलब एम्प्लॉयज आप अगर कुछ काम करवा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आप उन पर अपना अपना ही थोपे जा रहे हैं, आप उनका सजेशन लें, माने या नहीं माने वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना। वो तो हमारी की सुनो सबकी करो अपने मन की, है ना, हम जनरली ये चीज़ बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमें अपने एम्प्लॉयज की सजेशंस लेना चाहिए और उन्हें हमें मोटिवेट भी करना चाहिए, ठीक। अब इसके अंदर हमें अपने जो मतलब एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर मतलब टाइम दें, उनको काम करें वो लोग, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना समझकर काम को करेंगे और उससे हमें अच्छा रिजल्ट अचीव होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन द नेसेसरी लेवल ऑफ फ्रीडम टू क्रिएट एंड कैरी आउट प्लान्स, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, जो हमने उन्हें दे दिया है, तो उनको थोड़ा सा फ्रीडम दें ताकि वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। और कई बार अपने अकॉर्डिंग काम करने से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारे आइडिया के साथ साथ उनका आइडिया भी उसके अंदर मिल जाता है, ठीक। अब हमारा लास्ट जो है बचता है प्रिंसिपल, वो है स्प्रेड दी क्रॉप्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है टीम स्पिरिट को फोकस करना, मतलब हम की तरह से काम करें, आए नहीं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, नहीं, हम आपस में एक साथ टीम है, टीम की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं तो अकेला धोनी वर्ल्ड कप नहीं ला सकता है जब तक कि उसकी पूरी टीम उसका साथ ना दे, है ना। तो इसलिए हमें टीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें आई को मी से रिप्लेस करना चाहिए कि मैं नहीं करना चाहिए कि हमने करा है ये काम, ये चीज़ दिखाना चाहिए। तो प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लॉयल्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। भाई ये चीज़ तो रहेगा ही ना अगर हम टीम की तरह काम करेंगे। तो जैसे टीम को भी कैसे बोला जाता है, टी टुगेदर, ई एवरीवन, ए अचीव और एम मोटिव, ठीक है, मोर, सही है।
तो ये क्या है, आपका टीम है ये एक तरह से, जो आपको काम करने के लिए एक, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अकेले के बल पे तो वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप सबके साथ लोगे तभी आप किसी चीज को कर पाओगे, क्योंकि यूनिटी टीम में ही एक स्ट्रेंथ होती है ना। तो हम वर्क स्प्रिट, आप सपोज करिए आपने पूरी टीम बना ली और आप जो टीम है वो वही ढंग से काम नहीं कर रही है या उसका मन नहीं है, आपने कुछ काम दिया और वो गड़बड़ सा उसने करके रख दिया, या आपके जाने के बाद वो लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज, आप अपने रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन को टीम स्पिरिट और यूनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। क्लियर? तो इसी के साथ हमने अपने सारे प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको सब क्लियर होंगे। इस चैप्टर का आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं और आप इस चीज को ढंग से पढ़िए, प्लस कॉपी में भी नोट डाउन करिए। ओके, थैंक यू सो मच।